का सनराइज एजुकेशन अकेडमी समदड़ी में मैं विशाल भार्गव हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं घर्षण, फ्रिक्शन। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं पुराने वाले टॉपिक के बारे में कुछ और दो चार बातें बता देता हूँ। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने देखा कि किसी घटना के पहले का टोटल कुल संवेग, टोटल मोमेंटम, और बाद का कुल संवेग, टोटल मोमेंटम, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर इससे रिगार्डिंग हमने बंदूक और गोली वाला भी एग्जाम्पल किया। तो बेटा वही कारण होता है कि बड़ी बड़ी बंदूकें होती है ना, तो बड़ी बड़ी बंदूकों के यहाँ पर हत्थे पर ऐसे रखते हैं, और जब गोलियां चलाते हैं ना तो धक 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 ऐसे ऐसी मतलब आवाज आती है। तो ये पीछे जो कंधा है ना, कंधा उस बंदूक को सपोर्ट करता है ताकि हमारा जो टारगेट है, निशाना, वो चूके नहीं। गोली आगे जाएगी तो बंदूक पीछे आएगी, और ये कंधा जो है वो उसको रोकने का प्रयास करेगा। या फिर अभी आपने देखा होगा कि कोई तोप है बहुत बड़ी, और तोप से यदि कोई गोला जाता है तो वो ऐसे ऐसे झटका लगता है। वो एक झटका लगता है ना, वो इसी वजह से लगता है। क्यों? क्योंकि जितना संवेग आगे की ओर जा रहा है उतना संवेग पीछे की ओर भी आएगा। हालांकि संवेग का फॉर्मूला द्रव्यमान इंटू वेग होता है, तो द्रव्यमान गोली का, बंदूक का ज्यादा होता है तो उसका वेग थोड़ा कम होगा। ऐसा नहीं है कि गोली जिस रफ्तार से जाएगी उसी रफ्तार से बंदूक भी पीछे जाएगी। अगर उसी रफ्तार से जा गई ना तो बेटा क्या होगा पता है? आपको भी पता है, मजाक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मजाक हो जाएगी। मजाक नहीं करनी है। चलो एक और एग्जाम्पल देखो। किसी नाव के अंदर बैठे हो, किसी नाव में बैठे हो, तो नाविक को कभी ध्यान से देखना, वो जो हत्थे होती है ना, प्लेटें, जिससे तो पानी को पीछे की ओर, या अगर आप तैरते हो तो पानी को ऐसे तैरते हो, ऐसे तैरते हो ना, तो पानी को आप पीछे की तरफ धकेल रहे हो। जब पानी को आप पीछे की तरफ धकेल रहे हो तो आप भी तो आगे की ओर आ रहे हो। तो यहाँ पर भी एक संवेग संरक्षण का नियम अपन लगा सकते हैं। हालांकि ये जो है ये क्रिया प्रतिक्रिया वाले के लिए परफेक्ट बैठता है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम के लिए। ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल है। उसके बाद में मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी थी बल के बारे में, फोर्स के बारे में। आइए पहले थोड़ा फोर्स को जान लेते हैं, उसके बाद में फ्रिक्शन, घर्षण को शुरू करेंगे। देखो, बल के बारे में सिंपल सी बात तो इतनी है कि बल का मतलब होता है किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर होती है, उसी को बल कहते हैं। उसका कांस्टेंट 1 आ जाता है। हालांकि न्यूटन की गति के नियम, द्वितीय नियम को हमने पढ़ा, उसमें तो प्रोपोर्शनल, समानुपाती बोला, लेकिन परिभाषा तो बल की यही होती है कि संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाती है। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज नॉन एज फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है F बराबर dv अपॉन dt। और इसी से हमने न्यूटन की गति के dp अपॉन dt नहीं, dp अपॉन dt। p का मतलब होता है बेटा संवेग, मोमेंटम। और इसी फॉर्मूले से हमने एक और फॉर्मूला निकाला ma। m होता है द्रव्यमान, a होता है त्वरण, मास और एक्सेलरेशन। जहां p का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, p बराबर होता है mv। अगर इसकी यूनिट की बात करूं, मात्रक की, तो मात्रक की बात करूं तो आप लोगों को पता है कि न्यूटन भाई साहब ने हमें बल के बारे में 3 नियम दे दिए। 3 नियम दिए तो उनके सम्मान में हम इनका मात्रक नहीं रख सकते? जी हाँ, रख तो सकते हैं। तो न्यूटन, इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है बेटा वो होता है न्यूटन। और 1 न्यूटन जो होता है वो किसके बराबर होता है? देखो, ये है mg। m का मतलब होता है द्रव्यमान, मास, और मास का मात्रक होता है kg इंटू, ये है बेटा त्वरण, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का मात्रक अपन लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ये मात्रक तो कौन सा मात्रक था? ऐसा ही मात्रक था, ठीक है। अगर कोई पूछे सीजीएस मात्रक क्या होगा? सीजीएस मात्रक मतलब सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट
जो होती है ना बेटा न्यूटन की, वो होती है, क्या होती है बताओ? नहीं पता? मैं बता देता हूँ। डाइन होती है। डायन नहीं, डाकन बोलते हैं ना मारवाड़ी में, डाकन नहीं, डाइन, डाइन होती है। और एक डाइन बराबर होती है एक सीजीएस, है ना बेटा? सीजीएस है तो केजी को सीजीएस पद्धति में ग्राम कहते हैं। ये लो ग्राम इनटू मीटर की जगह हो जाएगा सेंटीमीटर और अपॉन में सेकंड स्क्वायर। एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं वो भी बताता हूं। तो एक न्यूटन के अंदर आप देख सकते हैं केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000, और मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। तो 1000 को 100 से गुणा करो मतलब 10 की घात 5। तो एक न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होती है। कि कुछ बेसिक बातें हैं जो सिलेबस के अंदर तो है नहीं, लेकिन पता होनी चाहिए बच्चों को कि ये चीजें भी होती हैं और ये काम की चीजें भी हैं। ठीक है, ये बेसिक बात है। चलो इसके बाद मैं और बेसिक बात बताऊं तो ये सदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटी है। कौन है वेक्टर क्वांटिटी? बल, फोर्स जो होती है ना वो सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक और बात सुनो, विमा डायमेंशनल। इसकी डायमेंशनल की बात करो बेटा तो इसकी डायमेंशन बनाने के लिए मैंने आपको जबरदस्त ट्रिक बता रखी है। नहीं आता डायमेंशन विमा निकालना तो मेरे पिछले वाले टॉपिक्स में जाओ। विमा निकालने के लिए मैंने बढ़िया से बढ़िया आपको एग्जाम्पल के साथ में बताया है, हालांकि उनके अनुप्रयोग एप्लीकेशन भी मैंने बताया है। तो आप जाके उन वीडियो को जरूर देखें। प्लेलिस्ट बना दी गई है, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वीडियोस। चलिए तो यहाँ पर मात्रक की बात करें तो मात्रक में केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर है। इस चीज को देख के हमें इसकी विमा निकालनी है। तो देखो निकालते हैं विमा। एम का मतलब होता है द्रव्यमान, मास। द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। कितनी बार आया? एक बार। तो एम की विमा हो गई 1। एल का मतलब होता है लंबाई, लेंथ। लेंथ का मतलब होता है मीटर। कितनी बार आया? एक बार आया, तो इसकी विमा भी हो गई 1। टी का मतलब होता है समय, टाइम। टाइम का मतलब सेकंड। सेकंड अपॉन में सेकंड स्क्वायर है। जैसे ही ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर -2, तो इसकी विमा हो गई -2। तो ये हमने इतनी सारी बातें कर दी है बल के बारे में। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं चलता हूं आगे। ये लो बल गायब हो गया। और अब हम शुरू करने वाले हैं आज का गर्मा गर्म टॉपिक, घर्षण, फ्रिक्शन। पहले 2 मिनट घर्षण के बारे में बात करते हैं, फिर इसको लिखना शुरू करेंगे। घर्षण हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी टर्म है, कंडीशन है, जिसको डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब फ्रिक्शन जो है ना, घर्षण, वो हमारे जीवन में उपयोगी भी है और अनुपयोगी भी है, यूजफुल भी है और यूजलेस भी है। यूजफुल कहा है, सुनिएगा। घर्षण के कारण आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। अगर उस कॉपी के पेज को यदि मैं तेल में या पानी में डुबो दूं और फिर बोलूं ले बेटा अब लिख, क्या आप लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे सर। तो यहाँ पर घर्षण जो है वो यूजफुल है। फ्रिक्शन की बोलो जे। क्यों? क्योंकि ये अच्छा था, अच्छा आदमी था ना घर्षण। लिख रहे हैं घर्षण के कारण हम दौड़ सकते हैं, हम चल सकते हैं। क्यों? घर्षण के कारण हम क्यों चल सकते हैं? क्योंकि अगर आप ही देखो कि अगर टाइल्स है और उस टाइल्स में मैं यदि तेल गिरा दूं और फिर मैं दौड़ूं, आपको आवाज ना हो, आप भागते हुए आ रहे हो, कह रहे हो सर बुला रहे हैं, लेकिन जैसे ही उस टाइल्स पे दौड़ेंगे तो आप क्या होगा? गाड़ी फिसल जाएगी और उस केस में आप गिर जाएंगे। और गिर गए, पेड़ टूट गया, तो फिर घर्षण को याद करेंगे और कहेंगे ये तेल इस तरह किसने गिराया था? तेल नहीं होता तो मैं नहीं गिरता। इसी वजह से पता हो तो बारिश के दिनों में सड़कों के ऊपर पानी आता है ना, तो पानी गिरने की वजह से सड़क का घर्षण जो है ना टायर के साथ में वो कम हो जाता है और गाड़ियां स्लिप हो जाती है। तभी आप में से काफी लोग होंगे जिनके पापा या मम्मी बारिश के टाइम में बाइक नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि मेरा बच्चा बदमाश है, नालायक है और वो फास्ट स्पीड से गाड़ी चलाएगा और ब्रेक लगाएगा और वहां पर तो फ्रिक्शन ही नहीं है, घर्षण ही नहीं है, क्योंकि सड़कें गीली हो रखी हैं, तो बच्चा फालतू में गिर जाएगा।
लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए यहाँ इस केस में भी फ्रिक्शन घर्षण अच्छा है। और सुनो, अगर मैं बोलूं आपको कि आपका फ्रेंड कोई ऊपर से नीचे गिर रहा है और उस केस में आपके पास में एक तो वायर है पतला जो तेल से लिपटा हुआ एकदम स्मूथ चिकना चिकना पतला सा वायर है, मोटा वायर ले लो, वो तेल से घिरा हुआ है जिसको पकड़ते हैं तो हाथ फिसलते हैं, और एक पड़ी है जूट की रस्सी। तो आप उसको बचाने के लिए रस्सी फेंकोगे या वो चिकलने वाला वायर फेंकोगे? तो आप कहेंगे सर क्या मजाक करते हो, हम तो रस्सी फेंकेंगे। क्यों रस्सी फेंकोगे? क्योंकि रस्सी फेंकेंगे ना आप तभी वो पकड़ पाएगा। ग्रिपिंग ड्यू टू फ्रिक्शन वी कैन ग्रिप, मतलब कि ग्रिपिंग कैपेसिटी अपनी अच्छी हो जाती है रस्सी में, ठीक है। लेकिन जो वायर होता है उस वायर में ऑयल के कारण हम ग्रिप नहीं कर पाते हैं, तो ग्रिपिंग कैपेसिटी है वो भी बेस्ट है। इस केस में भी घर्षण क्या है, बढ़िया है। तो घर्षण की इतनी सारी अच्छाइयां मैंने आपको बताई, चलो बुराइयां भी बता देते हैं। पहली बुराई तो होली के दिन को दिखती है। होली के दिन में अगर आपको कोई कलर लगा दे तो आप ऐसे ही त्वचा लेके जाएंगे, और अगर किसी ने काला काला कलर चोपड़ दिया तो वो कलर आपके 4-5 दिन तक फेस से नहीं हटेगा, हल्का फुल्का तो रहेगा। और अगर आपका दोस्त आता है कलर लगाने से पहले, आप क्या करो, उस फेस पर मुंह पर अच्छा गहरा गहरा तेल लगा दो। अगर गहरा गहरा तेल ऑयल लगा देंगे, उसके बाद में अपने दोस्त को बोलो ले भाई लगा दे कलर, तो फिर आपके ऊपर कलर लगाएगा ना, तो वो कलर आपकी फेस पर या चेहरे पर ज्यादा समय पर नहीं चिपकेगा। आप वापस फेस धोओगे तो वो हट जाएगा। तो उस केस में कहेंगे कि यार ये तो घर्षण होता ना तो 4 दिन तक मैं तो काला पीला ही दिखता, लेकिन बिना घर्षण के मैं आज अच्छा दिख रहा हूँ। यही कारण है, घर्षण के कारण गाड़ियां जो होती हैं, मोटरसाइकिलें या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उनमें टूट फूट हो जाती है, उपकरण घिसने लगते हैं। घिसने लगते हैं तो लंबे समय तक कोई चीजें घिसेगी ना तो खराब हो जाएगी। तो उस केस में घर्षण को कम करने के लिए हम ऑयल डालते हैं, बॉल बियरिंग डालते हैं, और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं उनको हम डालते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाए, जिससे हमारा जो उपकरण है वो खराब ना हो। तो यहाँ पर घर्षण बढ़िया नहीं था, इसलिए तो हमने कम किया घर्षण को। और सुनिए, फ्रिक्शन की यदि मैं बात करूं तो फ्रिक्शन जो है ना बेटा, अगर मोरल ऑफ द स्टोरी में बोलूं तो फ्रिक्शन अच्छा भी है और फ्रिक्शन बुरा भी है। मतलब फ्रिक्शन घर्षण के कुछ लाभ भी हैं तो कुछ हानियां भी हैं। घर्षण के कुछ प्रॉफिट भी है और कुछ लॉस भी है। तो मैंने कुछ प्रॉफिट और कुछ लॉस आपके साथ शेयर किए हैं, तो इनको तो मैं अब नहीं समझाऊंगा, लिखवाने से कोई मतलब नहीं है, पीडीएफ में मिल जाएगी। चलो बात करते हैं घर्षण है क्या। तो घर्षण एक बल है, फ्रिक्शन एक फोर्स है, और आप जानते हैं बल जो होता है फोर्स, उसका मात्रक न्यूटन होता है और उसकी दिशा होती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जो है ना, बल जो होता है वो सदिश राशि होती है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो डायरेक्शन दिशा भी होगी, तो घर्षण की भी दिशा होगी। किधर होगी दिशा? ध्यान से सुनो। जिस दिशा में कोई वस्तु, जैसे सपोज दैट की वस्तु ऐसे जा रही है, तो घर्षण जो है ना वो विपरीत दिशा में लगेगा, अपोज करेगा, उसको रोकने का प्रयास करेगा। सपोज दैट कि मैं घर्षण को किसी व्यक्ति के रूप में बनाता, तो घर्षण कैसा होता पता है? ये ऐसे रोक रहा है। मैं सपोज दैट आई एम फ्रिक्शन, मैं घर्षण हूं, तो कोई व्यक्ति आ रहा है तो ऐसे रोकने का प्रयास करता है, लेकिन व्यक्ति की क्षमता ज्यादा होती है तो रुकेगा कहाँ? हाँ, उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन वो रुकेगा नहीं बेटा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इतनी है कि फ्रिक्शन एक फोर्स है, और अच्छा भी और बुरा भी है। आइए घर्षण के टाइप्स को देखते हैं। तो मुख्यतः घर्षण जो है फ्रिक्शन, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थितिक घर्षण। पहला होता है स्थितिक घर्षण बल। स्थितिक घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्या होता है ये? ध्यान से सुनिए। यदि कोई ऑब्जेक्ट, सपोज दैट कि मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ये रही ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट ये स्थिति, इसकी स्थिति है ना एकदम स्थिर अवस्था में है,
मतलब स्टेबल है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। v बराबर 0 है, v बराबर 0 मतलब इसका वेग जो है वो 0 है, एकदम स्थिर अवस्था में है। और यदि कोई व्यक्ति इसको धक्का मार रहा है, ऑब्जेक्ट को धक्का मार रहा है, तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट दिख रही है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो निचला सिरा है और ये जो सतह है, इन दोनों के बीच में भले ही हालांकि फोर्स ऐसे लग रहा है, लेकिन ये जो सतह है ना वो उसको आगे जाने नहीं देती है। सतह जो है वो पीछे से ऐसे फोर्स लगा रही है, इस बात को समझना बेटा। यहाँ पर जो सतह लगाती है ना फोर्स, वो इस डायरेक्शन में लगाती है, ये फोर्स लगाती है। क्योंकि ये स्टेबल कंडीशन में है, स्थिति इसकी स्थिर है, इसलिए इस केस में स्थिति घर्षण बल लगता है, जिसको Fs से डिनोट करते हैं। तो ये फोर्स लगता है Fs, और ये जो Fs होता है ना, ये Fs प्रोपोर्शनल होता है n के। अब ये n क्या है? ये है अभिलंब, नॉर्मल क्या होता है कि किसी स्थिति पर, किसी सतह पर अगर कोई बॉक्स पड़ा है तो इसके सेंटर पर ऊपर की तरफ एक बल लगेगा, ऊपर की तरफ एक क्या लगेगा? बल, और इसी को बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल। ये है अभिलंब, नॉर्मल। और अगर मैं इस केस में देखूं, तब इस केस में आप देखो, इस बॉक्स का द्रव्यमान सपोज स्मॉल m था, तो इस बॉक्स का जो भार है वो नीचे की तरफ लगेगा, जिसका नाम है W, और W जो होता है वो क्या होता है? 9 ग्राम पड़ा होगा किसी बक्से का भार, वेट ऑफ अ बॉक्स W बराबर mg। ये W बराबर mg हो गया। और देखो ऊपर की तरफ तो नॉर्मल अभिलंब, नीचे की तरफ भार, वेट, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि जो नॉर्मल होगा ना, ये नॉर्मल जो है वो mg के बराबर होता है। ध्यान रखना इस बात को। चलो आगे। तो Fs जो है प्रोपोर्शनल के चिन्हों को मैं यदि घटाता हूँ, ये बात थोड़ी ध्यान रखना, यदि कभी भी समानुपाती के चिन्हों को यदि आप हटाते हैं, प्रोपोर्शनल के सिंबल को यदि आप हटाते हो, तो एक कांस्टेंट आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक नियतांक को आपको गुणा करवाना पड़ेगा। और इस केस में जो नियतांक आएगा उसका नाम है म्यू एस, और साथ में n। बेटा ये क्या है? नया वर्ड है। इसको बनाने का तरीका देखो, ये ऐसे, और इसको बोलते हैं म्यू। म्याऊ नहीं बोलना है, म्याऊ तो बिल्ली बोलती है, ये है म्यू। और म्यू एस, एस का मतलब स्टैटिक, ठीक है? तो म्यू एस को क्या बोलते हैं देख लेते हैं। इस म्यू एस को बोलते हैं स्टैटिक घर्षण गुणांक। क्या बोलते हैं इस म्यू एस को? यहां देता हूं साइड में। म्यू एस को बोलते हैं स्टैटिक घर्षण गुणांक। इंग्लिश में बोलो तो स्टैटिक, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है? तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया ये म्यू एस, और इसका मान सदैव 0 से तो बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। ये मात्रकहीन राशि है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होगी यूनिट? क्योंकि ये भी न्यूटन और ये भी न्यूटन, न्यूटन में न्यूटन का भाग दूंगा तो यूनिटलेस आएगी, ठीक है? ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। कब होगा स्टैटिक फ्रिक्शन? जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूवेबल कंडीशन में नहीं हो, स्थिति इसकी क्या हो? कांस्टेंट हो। अब देखो, अब जैसे जैसे मैं कोशिश करता हूँ उसकी वैल्यू को बढ़ाने की, उसको हिलाने की, उसको चलाने की, लेकिन वो तो चलता ही नहीं है। लेकिन एक वैल्यू ऐसी आती है जिसके बाद थोड़ा सा भी और फोर्स लगाया तो वो चलने लग जाएगी, मतलब हिलने लग गया। तो जब वो हिलने लग गया तो उस केस में जो मेरा घर्षण बल लगता है वो अधिकतम घर्षण बल लगेगा, जिसको बोलेंगे मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स। तो मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? Fs मैक्सिमम बराबर म्यू एस मैक्सिमम इंटू n।
अब एफ एस मैक्सिमम म्यू एस मैक्सिमम का मतलब क्या है कि ऐसी कंडीशन जिसमें वह बॉक्स जो है वो हिलने लग जाए, और बॉक्स यदि हिलने लग गया तो इस केस को हम बोलेंगे बेटा मैक्सिमम फ्रिक्शन, अधिकतम घर्षण, स्टैटिक घर्षण बल, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा केस है ये? इस केस में ये ऑब्जेक्ट अब कह रहा है भाई तूने बहुत कर दिया, अब तो मैं चलने ही वाला हूं, थोड़ा सा भी बढ़ाया तो ये स्टैटिक अवस्था में नहीं रहेगा, फिर ये गति की अवस्था में आ जाएगा। उस केस में गति घर्षण बल लगेगा, फिर स्थितिक घर्षण बल नहीं लगेगा। तो क्या क्या समझे आप इसको सीमांत घर्षण बल भी कह सकते हैं आप। मैक्सिमम को हिंदी में अधिकतम बोलते हैं, और अधिकतम का दूसरा नाम सीमांत भी है, तो सीमांत घर्षण बल भी कहते हैं। और इसमें जो म्यू एस मैक्सिमम है ना, इस म्यू एस मैक्सिमम का मान जो होता है वो बेटा बड़ा होता है। किससे? इस म्यू एस से। क्यों बड़ा होगा? सिंपल सी बात है, ये म्यू एस तो हमारे ऊपर निर्भर करेगा हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये म्यू एस मैक्सिमम तो इससे भी मैक्सिमम वैल्यू है। इसके जस्ट बाद की बात करूं तो वो हिलने ही वाला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला प्रकार घर्षण का। अगली कक्षा में हम अगला प्रकार पढ़ेंगे, तब तक के लिए इस प्रकार को भी आप रिवीजन करना, और हम बात करते हैं आगे। या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बात करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सॉरी यार, मैंने सोचा कि टाइम हो गया है इसलिए मैं अगली क्लास के लिए बोल रहा था, लेकिन टाइम कहाँ हुआ। आप मुझे ऐसे थोड़ी मैं आपको ऐसे थोड़ी छोड़ने वाला हूँ। चलो, हमने स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बातें तो की, लेकिन हम अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करने वाले हैं। देखिए, मजेदार एग्जाम्पल आपके समक्ष है। ये मैंने बना दी एक ट्रक, और इस ट्रक के अंदर आपको बिठा दिया मैंने, ये लो, और आप ये चला रहे हैं गाड़ी, और पीछे लग दिया एक बड़ा सा बॉक्स। और मैंने बोला कि इस बॉक्स और ट्रक के बीच का यहां पर म्यू एस का मान दे रखा है 0.15। कितना दिया है म्यू एस का मान? क्या विजिबल है ये? 0.15। एक बार वापस साफ लिख देता हूं, म्यू एस का मान दिया है बेटा 0.15 दिया है। और मैंने आपको पूछा, मैंने आपको पूछा कि आपको इस ट्रक का कितना त्वरण रखना है, कितना एक्सेलरेशन रखना है कि ये बॉक्स जो है इसके नीचे ना गिरे। बस दैट्स क्लियर। इतना ही डाटा है कि इस बॉक्स का इसके बीच के स्टैटिक घर्षण गुणांक, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का आपको वैल्यू दे रखी है म्यू एस 0.15, और आपको बताना है कि आपका ए एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए। ओके, मैं जानता हूं कि क्रिया प्रतिक्रिया बल तो लगता ही है, मैं आगे की ओर चलाऊंगा तो यह पीछे की ओर जाने की कोशिश करेगा। मतलब मेरा जो एफ है ना, ये एफ इससे कम होना चाहिए, फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। अगर बराबर है तब तक भी ठीक है, चलो बराबर होना चाहिए, ये लो, बराबर या कम होना चाहिए। ज्यादा हो गया ना बेटा मेरा बल, यदि फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तो ये फ्रिक्शन इसको रोक नहीं पाएगा, फिर इस केस में तो ये धनाम नीचे गिर जाएगा, पीछे कोई आ रहा है तो उसके ऊपर ही। इसलिए अपन को काम ऐसा करना नहीं है, तो हमारा बल जो है वो फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। मैं जानता हूं कि मेरी गाड़ी चलेगी तो ये बॉक्स भी तो चलेगा साथ में, तो इस बॉक्स और गाड़ी, इन दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो तो सेम होगा। तो सेम होगा तो इस बॉक्स का द्रव्यमान, सपोज दैट मैंने माना m, स्मॉल m द्रव्यमान मास है उस बॉक्स का, तो उसके ऊपर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा? ma लगेगा ना, अभी तो बताया था ma। और f नहीं है बेटा, fs है। fs का फॉर्मूला अभी फर्स्ट हमने देखा, fs बराबर होता है म्यू एस n, और n क्या होगा? mg। तो म्यू एस mg, m क्या है इस बॉक्स का द्रव्यमान, g है गुरुत्वीय त्वरण जिसका मान लगभग 10 होता है। तो मैं fs की जगह क्या लिख दूंगा?
म्यू एस एम जी, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू म्यू एस का मान कितना दे रखा है 0.15 इंटू जी का मान कितना है 10, वैल्यू और 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या, आपकी गाड़ी का जो वेग है ना, वेलोसिटी सॉरी आपकी गाड़ी का जो त्वरण है ना, एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम होनी चाहिए। अगर जस्ट 1.51 भी हो गया ना, तब भी वो खिसकने लग जाएगा, और खिसकने लगा ना तो धड़ाम हो जाएगा, और धड़ाम तो हमें करना नहीं है, यही तो हमारा क्वेश्चन था। तो बेटा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, इससे ज्यादा हो गया तो काम खराब हो सकता है। तो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, दूसरा जो है घर्षण, वो है आपका गति घर्षण बल, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो आइए हम देखते हैं गति घर्षण बल, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। मैं चौक चेंज कर देता हूं। ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। यदि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन करने लग जाती है, मतलब v वेलोसिटी से चल रही है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चलती है ना, तो उसके फ्रिक्शन यहाँ पर, ऐसा तो नहीं कि फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, फ्रिक्शन तो होगा ही होगा, तो फ्रिक्शन यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना, यह फ्रिक्शन क्या कहलाता है, गति घर्षण बल कहलाता है। तो वस्तु जब गति की अवस्था में है तो सतह द्वारा वस्तु पर लगाया गया जो घर्षण बल है वो गति घर्षण बल कहलाता है। When body is in movable condition, then the surface applied the friction force which is known as a static friction force. Okay, इसको FK से डिनोट करते हैं, और ये FK भी प्रोपोर्शनल होता है किसके, N के प्रोपोर्शनल होता है, और यही N वही n जो मैंने बताया ना, ये नॉर्मल फोर्स होता है, अभिलंब होता है। और इस बॉक्स में सपोज दैट कि द्रव्यमान स्मॉल m है, तो इसका वेट लगेगा w mg नीचे की ओर, तो ये n जो होगा वो mg के बराबर होगा, क्योंकि n mg के बराबर हो गया। और इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को, इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा जिसका मान होगा म्यू के एन। और इस म्यू के बारे में मैं कुछ बातें बताऊं, इसको बोलते हैं बेटा गति घर्षण गुणांक। क्या बोलते हैं, समय को देखते हुए मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट हो गई है, सो राइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। कंफ्यूज तो करने वाली राइटिंग है, मजाक मत उठाना, ठीक है। और बताते हो आप लोग कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, लिसन मी केयरफुली। ये म्यू के की जो वैल्यू होती है ना, वो गति घर्षण गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाती है। और इसका मान भी बेटा 0 से तो बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ये ध्यान रखना। लेकिन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, वो ये है, इसका मान म्यू एस मैक्सिमम से छोटा होता है। म्यू एस मैक्सिमम से म्यू के की वैल्यू छोटी होती है। ऐसा क्यों, ये तो आपने डेली लाइफ में भी इसको समझा होगा। क्या, देखो म्यू के की वैल्यू जो है वो म्यू एस से क्या है, म्यू एस मैक्सिमम से छोटी है, ठीक है। ये तो आपने डेली लाइफ में भी सुना होगा कि जब कोई भी गाड़ी है, जैसे कोई भी कार खराब हो गई और उस कार को आप धक्का लगाते हो, तो आप जब धक्का लगाते हो ना, तो आपको जोर आता है, और जैसे ही वो गाड़ी थोड़ी चलने लग जाती है ना, फिर आराम से धक्का आप लगा सकते हो। मतलब साइकिल चलाते हो आप, और साइकिल का जब पेडल मारते हो ना, तो साइकिल जब स्पीड में, मतलब धीरे एकदम रुकी हुई है साइकिल, और फर्स्ट टाइम पेडल मारोगे ना, तब आपको जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही अगर साइकिल एक अच्छी स्पीड में चल रही है, फिर तो आप पैरों से ऐसे घुमाओगे और साइकिल चलती रहेगी। वही केस है बेटा यहाँ पर, कि जब गति की अवस्था में है तब ये गति घर्षण गुणांक का मान अधिकतम स्थितिज घर्षण गुणांक से कम होता है। क्यों, क्योंकि जोर कम लगता है, और उस केस में
घर्षण बल भी कम ही लगता है। कब? जब वह गति की अवस्था में होती है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, वैसे तो लगभग सब सेम है, बस ये पॉइंट थोड़ा अलग है, थोड़ा ध्यान रखना। न्यू के की वैल्यू है वो म्यूएस मैक्सिमम से क्या होती है, कम होती है। और ये एफ के कब लगता है, जब कोई गति की अवस्था में वस्तु हो तब लगता है। ओके, अब अगला तीसरा प्रकार जो है वो है आपका लोटनी घर्षण बल। तो मैं लोटनी घर्षण बल को अगली कक्षा में कराऊंगा। अब हो गया है बेटा टाइम कंप्लीट, तो मैं आगे चाहता हूँ। मैं आशा करूंगा आप घर पर बैठ के मस्त रहें, मेरे इस वीडियो का लेक्चर का आनंद उठाएं और अपने ज्ञान में भी वृद्धि करें। तब तक के लिए चलता हूँ। धन्यवाद। राम राम।